नंबर 31 ध्यान से देखेंगे। क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज। दोनों ए और बी। ठीक। क्विक रेशियो, पहली बात तो क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या है? 1:1। Included in trade payables was a bill payable of 3,000 which was met on maturity। 3,000 है बट ये 50,000 है, तो बेटर रहेगा हम इसको 1 लाख ही ले लें। ठीक है ना? फिर वो दोनों के लिए, क्योंकि अब मैं पहले 3,000 को देख के तो मैं इसको 10,000 ले रहा था, तो मेरा ये पार्ट तो हो जाता। बी में दिक्कत आ जाती। ठीक है ना? बी में दिक्कत आ जाती। मैं कह रहा हूँ कोई भी ट्रांजैक्शन अमाउंट देख लो, फिर उससे बस बड़ा अजम्पशन ले लो। सो लेट द क्विक एसेट्स बी 1 लाख। This implies current liability will also be 1 lakh. Included in trade payables was a bills payable of 3,000 which was met on maturity। एक एक करके बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। बिल्स पेबल मेट ऑन मेच्योरिटी। तो क्या है ये? करंट लाइबिलिटी इज पेड। ठीक है ना? बिल्स पेबल मेट ऑन मेच्योरिटी मतलब बिल्स पेबल टू कैश और बैंक। एंट्री तो मतलब आपकी नॉलेज के लिए, बट हो क्या रहा है? पेमेंट ऑफ अ करंट लाइबिलिटी। तो इम्पैक्ट क्या होगा? करंट एसेट्स कम। सर करंट एसेट्स का तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही बात। हमें तो कोई एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से मतलब है। पेमेंट हुई है तो कैश और बैंक कम हो गया और बिल्स पेबल कम हो गए। तो अब इम्पैक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या कैश और बैंक कोई एसेट्स में इंक्लूडेड होता है? यस और नो? नालायक। होता है। क्या इंक्लूडेड नहीं होता? सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते, बाकी सारे करंट एसेट्स होते हैं। एडवांस टैक्स इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली। ठीक है ना? तो क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते, बाकी सब करंट एसेट्स क्विक एसेट्स में भी होते हैं। तो कैश और बैंक होता है। तो अगर कैश और बैंक कम हो रहा है तो क्विक एसेट्स उतने से कम हो रहे हैं। बिल्स पेबल कम हो रहे हैं तो करंट लाइबिलिटीज उतने से कम हो रहे हैं। दोनों सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं, तो 1 लाख माइनस 3,000 97। 1 लाख माइनस तो 97 अपॉन 97 विल ऑल्सो बी 1:1। तो आप कर देंगे कैलकुलेट आगे का। बोथ क्विक एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज will reduce by ₹3,000, therefore no change। ठीक है? अब ध्यान से देखना बी पार्ट। डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू, मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन है और कुछ नहीं। कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। डिबेंचर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है, कंपनी के पास रादर ऑप्शन होता है कि रिडेम्पशन होती है। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो जब रीपेमेंट का टाइम आया तो कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि भैया पैसे वापस कर दो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सर आपने कहा रिडेम्पशन कोर्स में नहीं है। अरे मीनिंग तो पता होना चाहिए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एज अ चैप्टर कोर्स में नहीं है। मीनिंग तो बता रखा ना, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो रीपेमेंट होती है पैसों में, या पैसों में नहीं हो रही। तो बेसिकली कंपनी ने आपसे लोन लिया हुआ था, डिबेंचर होल्डर हो आप, तो आपको बोला कि यार आपके एक ऑप्शन है कि मैं ये डिबेंचर ना शेयर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिबेंचर्स के बदले में आपको शेयर्स दे देता हूँ। डिबेंचर्स कम हो जाएंगे, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात, बट मैं मीनिंग समझा रहा हूँ कि कन्वर्जन एक प्रोसेस होता है ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो उसमें हो क्या रहा है? डिबेंचर्स विच इज अ नॉन करेंट लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। शेयर्स विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, बढ़ रहे हैं। तो ना तो कोई एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ना करंट लाइबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं। neither the quick assets nor the current liabilities are getting affected, therefore no change।
बात समझ आई? या अल्लाह, अच्छा, माय मिस्टेक। ध्यान से देखना, एक छोटी सी गलती और बड़ा सा कॉन्सिक्वेंस। ध्यान से देखना मैंने क्या गलती करी। मैं बोलूंगा, हर बार ये फर्स्ट टाइम मैं गलत करता हूँ। क्यों गलत करता हूँ? क्योंकि अमेंडमेंट 2 इयर्स पहले आई है, बट अमेंडमेंट आ चुकी है, तो 2 साल से सेम गलती रिपीट करता हूँ। क्या अमेंडमेंट सर, हमें भी तो बताओ। पहले डिबेंचर्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज ही होते थे। अब डिबेंचर्स, आपको सारी बातें भी बताई दी वैसे तो। डिबेंचर्स कब कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्जन कब हुई होगी? रिडेम्पशन के टाइम। डिबेंचर्स कब कन्वर्ट हुए होंगे? रिडेम्पशन के टाइम। तो जब उनका रिडेम्पशन का टाइम आ गया, तो वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं वो? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। प्लीज ध्यान रखना, जो मैं नहीं रख पाया, बट मतलब होता है ना कि हर बारी मैं ये गलती करता हूँ और फिर मुझे याद आता है। सो प्लीज 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 रिक्वेस्ट है सर, हमने भी वही कर दी। मतलब बहुत दुख होगा ये सुन के। सो प्लीज बी केयरफुल। मतलब कहीं लिख लो घर जाके दीवार पे, डिबेंचर्स when they are about to be redeemed, they are no more a non-current liability. They are a part of current maturities of long-term debt, which is a current liability. Yes or no? At the time of redemption, they become a part of, they become a part of current maturities of long-term debt. Current maturities of long-term debt, which is a करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है। करंट लाइबिलिटीज में आ रहा है, बेसिकली आपके लिए किस में आ रहा है? करंट लाइबिलिटीज। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटी कम हुई, करंट लाइबिलिटी कम हुई ना, तो अब क्विक रेशियो करंट एसेट, क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट्स कितने थे? 1 लाख अपॉन 1 लाख। रिडेम्पशन से क्विक एसेट्स का तो कोई लेना देना नहीं है, बट करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, तो 1 लाख अपॉन 50,000। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। देयरफॉर इम्प्रूव। समझ आया ना लॉजिक? क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सो बी केयरफुल।